हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आईके क्लासरूम। तो आज जो हम टॉपिक हम पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इज द आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। तो अगर आपने जो कंपैटिबिलिटी, अगर आपने वीडियो जो है ना, जो मैंने ब्लड ग्रुप सिस्टम पे वीडियो बनाई, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। यहाँ पे जो साइड पे पड़ा है वीडियो, वो आप देख लीजिए पहले, ताकि आपको चीज़ें जो है ना ज़्यादा क्लियर हो जाए। बाकी जो है ना, यहाँ पे जो है आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते। देखिए, दो ब्लड ग्रुप सिस्टम, जैसे मैंने बोला था, ए बी ओ सिस्टम, और दूसरा हमारे पास आर एच सिस्टम होता है, राइट, आर एच सिस्टम। तो आर एच सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ना, हमारे पास दो टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, दैट्स कॉल्ड इज द आर एच पॉजिटिव एंड द आर एच नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो अगर जेनेटिक्स देखा जाए इसका, कि यहाँ पे जो आर एच पॉजिटिव है, इट इज डोमिनेंट ऑन आर एच नेगेटिव। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे एक पेरेंट है जो आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा पेरेंट है दैट इज आर एच नेगेटिव, जिनका ऑफ स्प्रिंग होगा दैट विल बी आर एच पॉजिटिव, क्योंकि उसमें जेनेटिक मेकअप जो है कुछ इस तरह से होगा। यानी एक अलील जो है वो आर एच पॉजिटिव होगा, लेकिन जो दूसरा अलील है वो आर एच नेगेटिव होगा। तो इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे ये ऑफस्प्रिंग है ये आर एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी तब होती है, इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि इफ मदर इज आर एच नेगेटिव, ठीक है ना, और जो फीट्स है वो आर एच पॉजिटिव है, ठीक है ना। If mother is Rh negative and the fetus is Rh positive, in that case there is a Rh incompatibility. Incompatibility. और जो Rh incompatibility, it will lead to a condition, a disease. We call it as the erythroblastis fetalis. Erythroblastis fetalis. ठीक है ना, या इसको हेमोलिटिक डिजीज भी बोलते हैं। हेमोलिटिक डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इस इन दिस केस कि जो आरबीसी है यहाँ पे, उनका जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है ना, और देयर विल बी एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द एनीमिया, इसलिए हम इसको हेमोलिटिक जो है ना, हेमोलिटिक डिजीज भी कहते हैं। अब देखिए, ये सारा केस जो है ना कब कैसे होगा वो हम देखने जा रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, इफ द मदर इज आर एच नेगेटिव and the fetus is Rh positive, in that case there is chance of Rh incompatibility. तो the thing is, यहाँ पे हम जो है देखने जा रहे हैं वो ये है कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, इन केस ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी, देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मदर जो है, यहाँ पे मैं मदर का यूट्रस बना रहा हूँ या मदर का मैं बॉडी बना रहा हूँ, वो आर एच नेगेटिव है। जो मदर है वो आर एच नेगेटिव, और जो इसके अंदर जो फीट्स है, जो फीट्स है, और जो ये फीट्स है ये है आर एच पॉजिटिव। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के एंड में, यानी एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी और एट द एंड ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी के एंड में क्या होता है, देयर आर चांस ऑफ मिक्सिंग, देयर आर चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो हो सकता है यहाँ पे जो ब्लड है वो मिक्स हो सकता है, किसका, मदर और फीट्स का, ठीक है। अब देखिए, जब मिक्सिंग होगा तो कुछ इस तरह से होगा, दिस इज द मदर एंड दिस इज द फीट्स। अब फीटस जो है उसका ब्लड जो है ना वो यहाँ पे मिक्स हो गया। उसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, जो फीट्स की जो आरबीसीज है वो यहाँ पे आई होंगी, और हमने देखा अभी जो फीट्स का आरबीसी है वो आर एच पॉजिटिव है, और आर एच पॉजिटिव का मतलब ये है उसके पास आर एच फैक्टर होगा, या उसे डी एंटीजन भी कहते हैं। तो ये फीटस की आरबीसी है, और मदर की अपनी आरबीसी जो है वो नेगेटिव है, यानी उस पर जो है ना आर एच फैक्टर एबसेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि मदर के लिए जो ये आर एच फैक्टर है, ये बिल्कुल एक नया यहाँ पे एंटीजन है, आई मीन टू से एक फॉरेन बॉडी है, ठीक है। तो देखिए, इस केस में देखिए क्या होगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ना मैकेनिज्म सिखा दूंगा कि बी सेल जो है ना कैसे वर्क करता है। मान लीजिए ये बॉडी है, और ये बॉडी में आपके जो है ना बी सेल है, और जो ये बी सेल है अभी नाइव है,
नाइव का मतलब है अभी जो है ना, इट हैज नॉट इनकाउंटर्ड एनी एंटीजन। तो मान लो अगर आपकी बॉडी में कोई एंटीजन यहाँ पे आ गए, एक फॉरेन बॉडी आ गई, तो बी सेल जो है ना इसको जब रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है ना, तो बी सेल जो है डिफरेंशिएट यहाँ पे होगी, इट विल फॉर्म टू सेल्स। एक जो सेल यहाँ पे बनती है उसको हम बोलते हैं एमसी, दैट्स अ मेमोरी सेल। तो दिस इज द मेमोरी सेल। और यहाँ पे जो दूसरी सेल बनती है, दैट्स कॉल्ड द प्लाज्मा सेल, कॉल इट एज द प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल को मैं बोलता हूँ शूटर। अब शूटर का मतलब ये है, जो प्लाज्मा सेल है इट विल शूट आउट एंटीबॉडीज लाइक दिस। ये बहुत सारी एंटीबॉडी जो है यहाँ पे रिलीज करेगी, और वो एंटीबॉडी जो है इस एंटीजन को जो है यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेंगे। और जो मेमोरी सेल है वो इस एंटीजन के खिलाफ मेमोरी बनाएगी। और इस मेमोरी सेल की जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स। दैट मीन्स बहुत ज्यादा होता है इसका लाइफ स्पैन, ये मेमोरी सेल। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मान लीजिए यहाँ पे दो सेल लेता हूँ मैं, एक बी सेल जो है एक नाइव है, और दूसरी यहाँ पे जो बी सेल है वो मेमोरी सेल, मेमोरी सेल। तो इन दो में से अगर रेस्पॉन्स की बात की जाए, रेस्पॉन्स की बात की जाए, तो जो रेस्पॉन्स है वो मेमोरी सेल का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नाइव सेल। क्योंकि नाइव सेल को पहले रिकॉग्निशन करना होगा, जैसे हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है ना, पहले वहां पे एपीसी का रोल आएगा, फिर वो एक्टिवेट होगी। लेकिन अगर मेमोरी सेल की बात की जाए तो मेमोरी सेल का जो रेस्पॉन्ड है दैट्स क्विक, दैट्स वेरी क्विक। एंड नॉट ओनली क्विक बट एमसी जो है यानी मेमोरी सेल जो है, इसको एक्टिवेट करने के लिए जो है आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंटीजन भी चाहिए। इफ देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ और स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन, तब भी ये काम करेगा, कौन, मेमोरी सेल। लेकिन बी सेल के सामने अगर जो है ना एंटीजन की कंसंट्रेशन कम थी, तो बी सेल जो है ना वो इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएगी, यानी यहाँ पे जो एंटीजन है वो बच जाएगा, उसके खिलाफ कोई रेस्पॉन्ड नहीं होगा। लेकिन मेमोरी सेल के सामने अगर एंटीजन आता है, और मेमोरी सेल जो है ना बहुत स्पेसिफिक है, ये किसी एंटीजन के खिलाफ बनी होगी, तो उस एंटीजन का अगर छोटा सा भी कंसंट्रेशन यहाँ पे इसके सामने आ जाए, तो यहाँ पे रेस्पॉन्ड जो है ना वो बल्क में होगा, बहुत ज्यादा होगा, और रेस्पॉन्स जो है ना बहुत क्विक होगा, रेस्पॉन्स जो है ना बहुत क्विक होगा। और याद रखना जो मेमोरी सेल है ये रिस्पॉन्स देती है बाय मींस ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट्स आईजीजी। यानी यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ना यहाँ पे जो रिलीज होगा, दैट्स कॉल्ड एज आईजीजी, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ, क्या बोल रहा था मैं कह रहा था एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी देयर आर चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। तो मिक्सिंग की टाइम क्या होगा, जब फीट्स का ब्लड यहाँ पे चला जाएगा, यानी फीट्स की जो आरबीसीज है वो अब यहाँ पे चली गई, ठीक है। इसमें जो है ना कलर थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे, तो ये जो फीट्स की जो आरबीसी है वो मैं रेड कलर से यहाँ पे बना रहा हूँ। तो दिस इज द आरएच फैक्टर। अब जब ये मदर की बॉडी में आई, तो मदर जो है इसके लिए जो आरएच है यहाँ पे, जो आरएच फैक्टर है इसके लिए, इट इज कम्प्लीटली फॉरेन। तो मदर की जो बी सेल है यहाँ पे, जो मदर की बी सेल है, ये बी सेल एक्टिवेट होगी और दो सेल्स बनाएंगे, एक है प्लाज्मा सेल, दूसरा है मेमोरी सेल, जो मैं आपको अभी सिखा चुका हूँ। ये प्लाज्मा सेल जो है ना इट विल फॉर्म एंटीबॉडीज, इस आरएच फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, जिसको हम बोलते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी, इसको हम बोलते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी, और इसको रोगम भी बोलते हैं, रोगम। तो रोगम भी हम इसको बोलते हैं, या एंटी आरएच एंटीबॉडी बोलते हैं, या एंटी डी एंटीबॉडी बोलते हैं, क्योंकि इसको डी एंटीजन भी बोला जाता है, तो एंटी डी भी बोलते हैं इसको। तो मेमोरी जो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनाए वो क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे आरबीसीज आई होंगी फिट्स की ब्लड से, वो सारी यहाँ पे न्यूट्रलाइज की जाएंगी, ठीक है ना, एंड द मदर इज सेफ नाउ। व्हाट विल हैपन, प्रॉब्लम तब होगी जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी और केस यही होगा, सेकंड प्रेगनेंसी होगी और केस यही होगा कि जो मदर है वो तो ऑब्वियसली आरएच नेगेटिव है, और जो फीटस है दैट्स अगेन आरएच पॉजिटिव। तो उस केस में क्या होगा सेकंड प्रेगनेंसी में, मान लीजिए अभी जो यहाँ पे प्रेगनेंसी है, यहाँ पे फीट्स डेवलप हो रहा है, और 7th मंथ में क्या होता है, इन 7th मंथ में जो प्लेसेंटा है वो लीकी हो जाता है, प्लेसेंटा बिकम्स लीकी। और लीकी किसके लिए होता है,
स्मॉल मॉलिक्यूल्स के, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखिए जो फीड्स में आरबीसी है, जैसे मैंने बोला ये आरएच पॉजिटिव है तो वहां पे आरएच फैक्टर होगा, यानी जो फीड्स की आरबीसी है वो कुछ इस तरह से होगी, उस पर यहाँ पे जो है ना इस तरह से जो है आरएच फैक्टर होगा। तो इस जो फीड्स की आरबीसी है जब ये 120 डेज कंप्लीट करेगी, यानी 120 दिन का जो लाइफ स्पैन है वो कंप्लीट करेगी, तो उसके बाद ये जो आरबीसी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी, और डिस्ट्रॉय होगी इसके सारे कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे, इसमें आरएच फैक्टर भी अलग हो जाएगा, ठीक है। और सिंस 7th मंथ में जो प्लेसेंटा है वो लीकी हो जाता है, इसीलिए जो ये आरएच फैक्टर है ये इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के ब्लड में चला जाएगा। ये प्लेसेंटा जो ये जो आरएच फैक्टर है ये मदर के, ये जो इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के ब्लड में चला जाएगा, और जब ये मदर के ब्लड में चला जाएगा, दिस इज मदर। और हमने अभी देखा था फर्स्ट प्रेगनेंसी में इस मदर में जो है ना इस आरएच फैक्टर के खिलाफ जो है बी सेल एक्टिवेट हो गई थी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं यहाँ पे एक मेमोरी सेल होगी, मेमोरी सेल होगी, और ये जो मेमोरी सेल होगी दिस विल बी अगेंस्ट आरएच फैक्टर, क्योंकि ये आरएच फैक्टर के खिलाफ ही बनी थी। और मैंने पहले ही कहा था आपसे कि इस मेमोरी सेल के सामने अगर छोटा सा भी अमाउंट एंटीजन का होगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड बहुत क्विक आएगा। तो जो ये आरएच फैक्टर अंदर आया, जब मेमोरी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगी तो मेमोरी सेल जो है यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्ड देगी और बहुत सारे एंटीबॉडीज यहाँ पे रिलीज हो, बहुत सारी एंटीबॉडीज रिलीज होती है। मैंने आपसे कहा था कि जो मेमोरी सेल में एंटीबॉडीज रिलीज होती है वो होती है आईजीजी, और हमने ये भी सुना है कि जो एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इज आईजीजी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बहुत सारी एंटीबॉडीज रिलीज हुई तो इनमें से कुछ एंटीबॉडीज जो है दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, और वो एंटीबॉडी जो है इस तरह से फीट्स में पहुंच जाएंगी, और वो फीट्स में क्या करेंगे, जो भी आरबीसीज वहां पे होंगी उनको जो है न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि वो आरएच फैक्टर है वहां पे और वो आरएच फैक्टर के खिलाफ है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है ना देयर विल बी मास, और वी कैन से देयर विल बी बल्क डिस्ट्रक्शन ऑफ, बल्क डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। तो कहीं ना कहीं हम ये यहाँ पे ये बोल सकते हैं, तो हाई लेवल पे यहाँ पे जो है ना एनीमिया होगा, एनीमिया होगा, ठीक है। So this condition is called as the erythroblastis fetalis. इसको हम बोलते हैं erythroblastis fetalis, या इसी को मैंने पहले ही बताया था हेमोलिटिक डिजीज भी बोलते। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो मैं खुद क्रिएट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे बोला कि जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी होगी उस टाइम 7th मंथ में जो है प्लेसेंटा लीकी हुआ था, और उसकी वजह से जो आरएच फैक्टर है यहाँ पे वो अंदर चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये तो देखना होगा कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, जब हमने बोला फर्स्ट प्रेगनेंसी सब नॉर्मल है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में 7th मंथ में यहाँ पे भी प्लेसेंटा लीकी हुआ होगा, प्लेसेंटा लीकी हुआ होगा, और जब प्लेसेंटा लीकी हुआ होगा जो आरएच फैक्टर है वो फीटस से जो है ना मदर के ब्लड में चला गया होगा, मदर में चला गया। अब क्वेश्चन ये है फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी में एरिथ्रोब्लास्टिस क्यों नहीं हुआ? देखिए उसका रीजन ये है, देखिए रीजन क्या, देखिए जो ये आरएच फैक्टर यहाँ से यहाँ जाता है बहुत ही कम अमाउंट में जाता है, बहुत कम अमाउंट, और यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ के मदर के पास जो है ना बी सेल है और वो नाइव है। नाइव का मतलब है कि मैंने पहले ही कहा था आपसे जो नाइव बी सेल होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए या उसको प्रोवोक करने के लिए जो एंटीजन का अमाउंट है या कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। बट सिंस यहाँ पे जो आरएच फैक्टर बहुत ही कम इंटर हुआ था, इतना कम इंटर हुआ है कि जो बी सेल है, ये जो नाइव बी सेल है, ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, एंड इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज इट। तो जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे कि बी सेल एक्टिवेट नहीं होगी, इसलिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्यों नहीं होता, और सेकंड प्रेगनेंसी में इसलिए होता है क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में जो मदर है उसके केस में वहां पे जो है ना मेमोरी सेल होती है, और मेमोरी सेल जो है उसका रिस्पॉन्ड जो है ना बहुत ज्यादा होता है, बहुत क्विक होता है, और उसके रिस्पॉन्स के लिए, उसकी एक्टिवेशन के लिए जो है ना
छोटा सा यानी स्मॉल सा अमाउंट जो है ना एंटीजन का भी होगा तब भी वो रिस्पॉन्ड देगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नो द सेकंड थिंग इज इसको ट्रीटमेंट कैसे करें। ट्रीटमेंट देखिए, पहले लॉजिकली हम सोचते हैं, लॉजिकली ये सोचते हैं कि हमने कहा था कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी देयर आर चांसेस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। यहाँ पे फीट्स है, तो हमने देखा था कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो उस टाइम क्या हुआ था, हमने देखा था कि देयर आर चांस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। तो मान लो जब मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग, यहाँ पे मदर की जो है ना बी सेल है जो अभी नाइव है, ठीक है, और यहाँ पे फीट्स से जो है ना यहाँ पे कुछ आरबीसीज आ गई और मिक्स हो गए, और फीट्स के आरबीसी में जो है ना आरएच एंटीजन है, ये फीटस की आरबीसी। देखिए मान लीजिए जो यहाँ पे आरबीसीज आई और अभी जो मदर की बी सेल है वो एक्टिवेट नहीं हुई, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि मदर की जो बी सेल है इसके एक्टिवेट होने से पहले ही हम यहाँ पे रेडीमेड आरबीकेन से जो है ना, जो हमारे पास सिंथेसाइज्ड एंटी-डी और हम कह सकते हैं रोगम या एंटी आरएच एंटीबॉडी देंगे। यानी मान लीजिए हमने यहाँ पे जो है ना एंटीबॉडीज प्रोवाइड की जो हमने ऑलरेडी बनाई थी। वो जो एंटीबॉडीज है वो क्या करेंगे, इस आरएच फैक्टर को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी जितनी भी आरबीसी यहाँ पे एंटर हुई थी उन सबों को न्यूट्रलाइज करेंगे। उससे ये होगा कि जो मदर की बी सेल है वो एक्टिवेट नहीं होगी, वो एक्टिवेट नहीं होगी। जब वो एक्टिवेट नहीं होगी तो देयर विल बी नो मेमोरी सेल फॉर्मेशन, क्योंकि प्रॉब्लम जो सेकंड प्रेगनेंसी में आती है वो आती है मेमोरी सेल की वजह से। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, यानी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में डिलीवरी होगी, उस टाइम जो मिक्सिंग ब्लड होगा उस टाइम आप यहाँ पे जो है ना एंटीबॉडीज सप्लाई कर लो, एंटी-डी एंटीबॉडीज, ताकि वो एंटीबॉडीज इसको न्यूट्रलाइज करे बिफोर एक्टिवेशन ऑफ द बी सेल, ताकि यहाँ पे बी सेल जो है ना मेमोरी सेल नहीं बनेगी। और जब मेमोरी सेल नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली जो है ना सेकंड प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे जो है ना यहाँ पे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, क्योंकि ये पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन। लेकिन अब सेकंड थिंग ये है कि मान लो वी कैम टू नो एट 7th मंथ, हमें 7वें महीने में पता चल गया कि ऐसा चीज है, ठीक है ना। तो उस टाइम जो ऑप्शन है दैट इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो बच्चे का यानी फीट्स का ब्लड है वो चेंज करेंगे आप, दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ऑप्शन एट द टाइम व्हेन देयर इज 7th month, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द आरएच इनकम्पैटिबिलिटी और कैसे होगा, किस तरह से, और जो भी इस पे क्वेश्चंस रेज हुए थे ऑलमोस्ट जो है ना मैंने यहाँ पे जो है सबको का आंसर दे दिया, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।